दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जो क्रम हमने प्रारंभ किया है उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मॉडल पेपर 2 दूसरा हम देखेंगे। ठीक है, अब हर शाम को हम नए नए क्वेश्चन बनाकर आप लोगों के लिए लाते हैं और 15 क्वेश्चन ही लेकर आते हैं, लेकिन उस पर एक विशद चर्चा भी करते हैं। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। नल दमयंती की रचना किसने की? ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नल दमयंती एक पुस्तक है, उसकी रचना किसने की? विकल्प आपको दिया गया है कि केशव दास ने की है, कि जयदेव ने की है, भरत मुनि ने की है या यशोधर पंडित ने की है। आपको बताना है कि नल दमयंती की रचना किसने की है। तो नल दमयंती की जो रचना है वो किसने की है? केशव दास ने की है। आपको ऑप्शन में बताना है कि केशव दास ने, आपको ऑप्शन में बताना था कि नल दमयंती की रचना किसने की है, तो किसने की है? केशव दास ने। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जयदेव ने किसकी रचना की है। इनकी एक रचना का नाम, भरत मुनि की एक रचना का नाम और यशोधर पंडित की एक रचना का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाट्य शास्त्र में कितने भावों का वर्णन किया गया है? नाट्य शास्त्र में कितने भावों का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है कि नाट्य शास्त्र में कितने भावों का वर्णन किया गया है। विकल्प आपको दिया गया है 49, 36, 8 या फिर 50। आपको बताना है कितने भावों का वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र में कितने भावों का वर्णन किया गया है? तो 49 भावों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है इसका, जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये है कि कितने रसों का वर्णन किया गया है नाट्य शास्त्र में। क्या बताना है कि कितने रसों का वर्णन किया गया है नाट्य शास्त्र में, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय प्राप्त होते हैं? नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय प्राप्त होते हैं? आपको बताना यह है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि कितने अध्याय प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 35, ऑप्शन बी आपको दिया गया है 50, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 38 और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 40। तो नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय प्राप्त होते हैं? नाट्य शास्त्र में प्राप्त अध्यायों की संख्या है 38। ठीक है, कहीं कहीं आपको 37 भी मिल जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है कि काल्पनिक या भावोत्पन्न चित्रों को क्या कहा जाता है? काल्पनिक या भावोत्पन्न चित्रों को क्या कहा जाता है? विकल्प आपको दिया गया है कि विद्ध चित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्ध चित्र, कि अविद्ध चित्र कहा जाता है, कि रस चित्र कहा जाता है या फिर धूल चित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसे? काल्पनिक या भावोत्पन्न चित्र जो है, काल्पनिक जो चित्र है या भावोत्पन्न चित्र है, भाव से उत्पन्न जो चित्र है, उन्हें क्या कहा जाता है? विद्ध चित्र, अविद्ध चित्र, रस चित्र या धूल चित्र। तो इन्हें अविद्ध चित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविद्ध चित्र कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना यह है कि काल्पनिक चित्र क्या है। ठीक है, काल्पनिक चित्र क्या है? ठीक, या अगर आप इतना लॉन्ग आंसर नहीं दे सकते हैं तो आपको ये बताना है कि जो आपका रंगोली होता है वो किस चित्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, रंगोली होता है वो किस चित्र के अंतर्गत आता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कला विलास में कायस्थों की कितनी कला बताई गई है? कला विलास एक पुस्तक है, आपको यह बताना है कि इस पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए है 16। कायस्थों की कितनी कलाएं बताई गई है? तो 16 बताई गई हैं, कि 32 बताई गई हैं, या 64 बताई गई हैं, या फिर 10 बताई गई हैं। तो कला विलास में कायस्थों की जो कुल कला बताई गई है वो 16 बताई गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना यह है कि कला विलास किसकी रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छपाई कला है। ठीक, छपाई कला क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है उपयोगी कला, ऑप्शन बी है ललित कला, ऑप्शन सी है स्थापत्य कला और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। छपाई कला क्या है? तो देखिए, छपाई कला क्या है, मानो कि उपयोग में आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उपयोगी कला हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना यह है कि एक ललित कला का उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ललित कला का एक एग्जाम्पल आपको बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? ठीक है,
चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है वैणिक, ऑप्शन सी है नागर और ऑप्शन डी है ये सभी। देखिए, अगर आपसे डायरेक्ट संख्या पूछ लिया जाता कि चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो वहाँ पर आप 4 प्रकार बता सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन अलग अलग दिया है कि क्या क्या हो सकते हैं। तो सत्य, देखिए चित्र सूत्र में जो सत्य है वो चित्र का एक प्रकार है, वैणिक भी चित्र का एक प्रकार है, नागर भी चित्र का एक प्रकार है। तो देखा जाए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो हैं वो चित्र के एक प्रकार हैं, और किसमें? चित्र सूत्र नामक पुस्तक में। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि आपको ये बताना है कि चौथा प्रकार चित्र का कौन सा है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो चित्र सूत्र में 4 प्रकार बताए गए हैं चित्रों के, जिसमें आपको सत्य, वैणिक, नागर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको ये बताना है कि चौथा प्रकार इसका कौन सा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? ठीक है, किसका? चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? यहाँ पर एक शब्द जुड़ रहा है सर्वप्रथम, तो आपको यह ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन है, किसका? चित्र सूत्र नामक पुस्तक का। आपको ऑप्शन दिया है स्टेला कैम्ब्रिज, ऑप्शन बी आपको दिया गया है आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन सी आपको दिया गया है जॉर्ज कीट और ऑप्शन डी आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको बताना है कि सबसे पहले आपका जो चित्र सूत्र है उसका अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले किसने किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्टेला कैम्ब्रिज ने किया है। किसने किया है? स्टेला कैम्ब्रिज ने किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि फिर इसके बाद किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, स्टेला कैम्ब्रिज के बाद किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है कि वास्तु विद्या का विशद विवेचन है। वास्तु विद्या का विशद विवेचन है, ये आपको बताना है कि वास्तु विद्या का विशद विवेचन है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है, ऑप्शन ए है देवता मूर्ति प्रकरण, ऑप्शन बी है रूप मंडन, ऑप्शन सी है अपराजित परीक्षा और ऑप्शन डी है मानसोल्लास। ये पुस्तक है जिसमें, और पूछ ये रहा है हमसे कि किस पुस्तक में वास्तु विद्या का विस्तृत विवेचना की गई है। वास्तु विद्या यानी जो आप वास्तुकला है, जैसे आप मकान निर्माण करना, मंदिर मस्जिद निर्माण करना या फिर कोई इमारत निर्माण करना, ये सब वास्तु विद्या के अंतर्गत आते हैं। तो इसका विशद विवेचन किस पुस्तक में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी अपराजित परीक्षा। ठीक, आपको यहाँ पर मानसोल्लास का बताना है कि मानसोल्लास के रचयिता कौन है, ठीक है, या लेखक कौन है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ये बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने मुख्य रंग बताए गए हैं? क्वेश्चन आपका क्या है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने मुख्य रंग बताए गए हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है आपका 6 और ऑप्शन डी है आपका 3। ठीक है, तो इसका जो सही, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कितने मुख्य रंग बताए गए हैं, किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 5 रंग बताए गए हैं, 5 मुख्य रंग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पीला, लाल, हरा और सफेद और काला आपका। तो ये 5 मुख्य रंग बताए गए हैं किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। कितने मुख्य रंग हैं? 5 मुख्य रंग हैं। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कारुशिल्प का तात्पर्य क्या होता है? कारुशिल्प का तात्पर्य, यानी कारुशिल्प एक शब्द है, इसका मतलब हमें बताना है कि क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है उपयोगी कला, ऑप्शन बी दिया गया है ललित कला, ऑप्शन सी आपका दिया गया है उदार कला और ऑप्शन डी आपको दिया गया है ए व सी दोनों। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ए व सी दोनों। क्योंकि कारुशिल्प जो है उसे हम उपयोगी कला भी कहते हैं और उसे उदार कला भी कहा जाता है। उदार कला कहाँ पर कहा जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उदार कला इसे कहाँ पर कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? क्वेश्चन आपका क्या है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए है सिंधु को, ऑप्शन बी है सरस्वती को, ऑप्शन सी है गंगा को और ऑप्शन डी है यमुना को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख किया गया है या सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है किसमें? ऋग्वेद में। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरित की रचना किसने की? एक किताब है 10 कुमार चरित। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसके रचयिता कौन है, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? आपको विकल्प में दिया गया धनपाल है, विकल्प बी आपको दिया गया भुवन देव है, विकल्प सी आपको दिया गया दंडी है और विकल्प डी है भर्तृहर है। तो इसमें से आपको बताना है कि 10 कुमार चरित की रचना किसने की है। तो इसके रचयिता हैं आपके आचार्य दंडी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए जो प्रश्न है यह है कि आपको धनपाल की किसी एक रचना का नाम बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? धनपाल की किसी एक रचना का नाम बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मानसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए हैं? ऑप्शन ए आपको दिया गया है 2, ऑप्शन बी आपको दिया गया है 5, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 4 और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 6। तो मानसोल्लास में जो चित्र के भेद बताए गए हैं वो 5 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? 5 भेद बताए गए हैं। उसमें कौन कौन सा है? वेद्य, अवेद्य, रस, धूल और फिर भाव। ठीक है, ये आपके 5 भेद बताए गए हैं। अब आपको जो क्वेश्चन ही बताना है वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि मानसोल्लास किसकी रचना है, जो कि एक बार पूछा जा चुका है, मतलब इसके पहले हमने पूछा है इसे। ठीक है, तो आप ये ना बताकर आपको ये बताएं कि मानसोल्लास में अंतराल को क्या कहा गया है। कि आपको किसका आंसर देना है कि मानसोल्लास में अंतराल को क्या कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ललित विस्तार में कुल कितने अध्याय हैं? ललित विस्तार में कुल कितने अध्याय हैं? एक ग्रंथ है ललित विस्तार, इसमें कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 26 और ऑप्शन डी है 28। तो आपको बताना है कि ललित विस्तार में कुल कितने अध्याय हैं। तो ललित विस्तार में कुल अध्यायों की संख्या है 27। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने अध्याय हैं? कुल 27 अध्याय हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको किस क्वेश्चन का आंसर देना है वो ये है कि ललित विस्तार क्या है और किस धर्म से ये जुड़ा हुआ है। ललित विस्तार क्या है और ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको बताना है और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। वो आपका राजस्थानी चित्रशैली पर आधारित प्रश्नों का सीरीज होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।